Hello and welcome. My name is Shania Swal and I am going to discuss about food. मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ आपके सामने। जो फूड जिसे हिंदी में आहार बोलते हैं, ये हमेशा हर परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता रहा, एक बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टडी करते हैं इसके बारे में ज़्यादा देर न लेते हुए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा इसमें टॉपिक क्या बनता है, इसमें फूड में बनता है पोषक तत्व। क्या बनता है भैया? पोषक तत्व। तो आप जानते होंगे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट एलिमेंट जिसे बोलते हैं। पोषक तत्व अगर पूछा है कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखे रहिएगा पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं भैया? ये मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होते हैं? एक मुख्य पोषक तत्व होते हैं, समझिएगा बिल्कुल प्यार से। एक क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्व होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक कौन से होते हैं? मुख्य पोषक तत्व। और एक क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। एक क्या होते हैं भैया? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। एक क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। पूरा ध्यान से समझिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मुख्य पोषक तत्व को किस नाम से जाना जाता है। तो मुख्य पोषक तत्व को स्थूल पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किस तत्व के नाम से जाना जाता है भैया? स्थूल पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे किस तत्व के नाम से जाना जाता है? तो इसे अल्पमात्रिक तत्व के नाम से जाना जाता है। अल्पमात्रिक क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी ज़रूरत शरीर में बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है बॉडी को, तो इसे अल्पमात्रिक तत्व भी कहते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये मुख्य पोषक तत्व या स्थूल पोषक तत्व कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे अच्छा इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसे क्या बोलेंगे भैया? मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। अच्छा इसे अगर क्या बोलेंगे, अगर बात की जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे भैया? माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसे क्या बोलेंगे? माइक्रो, और क्या बोल सकते हैं इसे? माइक्रो और माइनर न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइनर मतलब इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। माइक्रो या माइनर न्यूट्रिएंट एलिमेंट। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरा एक चीज़ मैं यहाँ पे टॉपिक कवर करूँगा आपको। अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसमें कौन कौन से हेडिंग बनेंगे आपके। तो आप जानते होंगे इसमें 3 मेजरली हेडिंग बनते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से हमेशा पूछे आते रहते हैं। तो ये एक चीज़ आपको मैं बारीकी से समझाऊँगा। पहला इसमें आता है आपका, आप जानते होंगे प्रोटीन। पहला क्या आता है भैया? प्रोटीन आता है। दूसरा आप जानते होंगे वसा। दूसरा क्या होता है? वसा। और तीसरा मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये किस पोषक तत्व में आते हैं? तो ये मुख्य या स्थूल पोषक तत्व में आते हैं। अच्छा बात की जाएगी कि सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्पमात्रिक तत्व में क्या आते हैं, तो इसमें मेनली 3 चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें मेनली 1, 2 एंड 3, इसमें भी 3 चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जिसमें से पहला आपका क्या आता है? पहला आप जानते होंगे इसमें जल आता है। क्या आता है भैया? जल आता है। क्या आता है? जल। दूसरा क्या आता है? खनिज लवण। दूसरा क्या आता है भैया? खनिज लवण। दूसरा क्या आता है? खनिज लवण, जिसे हम इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मिनरल्स बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और तीसरा क्या आता है इसमें? विटामिन। तीसरा क्या आता है भैया? इसमें विटामिन। तो विटामिन की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, ठीक। लेकिन प्रोटीन की, वसा की और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बहुत होती है। तो जल, खनिज लवण, विटामिन को अल्पमात्रिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व में रखा गया है। अच्छा ये इन जल का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा? H2O होता है, यानी इसमें कहीं कार्बन दिखा नहीं। और खनिज लवण में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों कैसे पदार्थ हैं? तो जल और खनिज लवण कैसे पदार्थ हैं?
तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं भैया? अकार्बनिक पदार्थ है। दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और अगर बात की जाए विटामिन, तो विटामिन इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ये कैसा पदार्थ है? तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है भैया? कार्बनिक पदार्थ है। पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आता चला जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बारीकी से मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आपको उसके बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी की भी जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस इसको राइट डाउन करते जाइएगा और बेहतरीन प्यारा सा नोट्स बनाते जाइएगा। अच्छा, बात की जाती है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। अगर एक टॉपिक आता है इसमें संतुलित आहार, क्वेश्चन पूछाएगा कि संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। संतुलित आहार, ध्यान से देखिएगा, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो अगर बात की जाएगी, वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। मतलब शरीर की आवश्यकता अनुसार, मतलब जितना रिक्वायरमेंट हो शरीर की, क्या आवश्यकता अनुसार, क्या भैया? शरीर की आवश्यकता अनुसार, मतलब जितने रिक्वायरमेंट हो सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। क्यों भैया? सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है भैया? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम संतुलित आहार बोलते हैं। जैसे कि आपका सबसे बड़ा उदाहरण इसमें बनता है, आपका सबसे बड़ा संतुलित आहार का उदाहरण क्या बनता है? तो मिल्क। क्या बनता है भैया? मिल्क। क्या बनता है? मिल्क बनता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व यानी सभी ऑल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट उसे कहते हैं। अच्छा, इसमें बात की जाए, इसमें अगर बात की जाए प्रोटीन की, किसकी बात की जाए भैया? तो प्रोटीन की। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें 20% होती है। कितनी परसेंट होती है भैया? तो कितनी परसेंट होती है इसकी? तो 20% होती है। 20% का मतलब 1/5 हिस्सा हमें आवश्यकता होती है इसकी। अगर बात की जाए दूसरे बात की जाए किसकी? प्रोटीन के बाद बात की जाए वसा की, बात किसकी की जाए? वसा की। और तीसरे बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की। तीसरी किसकी बात की जाए? कार्बोहाइड्रेट की। तो देखिएगा सबकी अमाउंट अलग अलग है, ध्यान समझिएगा। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें कुल भी शरीर का 20% होता है, यानी 1/5 होता है। अगर बात की जाए वसा की, तो वसा की आवश्यकता यही सिमिलर होता है प्रोटीन के, तो 20% मतलब 1/5 होता है। और अगर बात की जाएगी किसकी? अगर बात की जाएगी किसकी भैया? कार्बोहाइड्रेट की। तो 20 कितना हो गया? 40। तो बचा कितना? 60। तो 60% आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है अगर पूछाएगा? तो किस संतुलित आहार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है? तो कार्बोहाइड्रेट की। तो इसका भाग कितना बनेगा? तो इसका भाग बनेगा 3/5। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो पड़ती है हमें कार्बोहाइड्रेट की पड़ती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान, क्वेश्चन पूछा था वह कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है भैया? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार देखो पूरा आ रहा है कि नहीं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, तो शरीर को क्या प्रदान करता है भैया? शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। और सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है क्या? सबसे पहला टॉपिक प्रोटीन। क्या होने वाला भैया? प्रोटीन। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोटीन। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप पूरा। तो आप समझे अभी तक कि मुख्य पोषक तत्व किसे कहते हैं और सूक्ष्म मात्रिक तत्व या लघु पोषक तत्व किसे कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व के बाद उसे सूक्ष्म मात्रिक तत्व को लघु पोषक तत्व भी बोला जाता है। अच्छा, बात की जाए किसकी भैया? प्रोटीन की। बात किसकी की जाए? प्रोटीन। तो प्रोटीन का तो नाम आप सुनते आए होंगे, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो एक चीज़ समझते जाइएगा, प्रोटीन का निर्माण कहाँ से हुआ है। तो समझिएगा निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और जिसमें बताया था जिसमें कार्बन पाया जाए वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं? तो वो सारे पदार्थ कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक
मटेरियल कहलाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्या है, तो एक क्वेश्चन और भी बनेगा, प्रोटीन कैसा पदार्थ है, तो एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी जिसमें क्या पाया जाता हो, तो जिसमें कार्बन पाया जाता हो। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिलकर इसका निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा इसे प्रोटीन को किस पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है, इसे शरीरवर्धक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे शरीरवर्धक क्या बोलते हैं, इसे शरीरवर्धक के नाम से जाना जाता है। शरीरवर्धक का मतलब ये शरीर में वृद्धि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भैया, शरीर में ये वृद्धि प्रदान करता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो शरीर में क्या प्रदान करता है भैया, तो शरीर में ये वृद्धि प्रदान करता है। अच्छा नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात करें तो और क्वेश्चन क्या बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमेशा लोग गलत करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ये प्रोटीन की खोज किसने किया। तो हम हमेशा गलत पढ़ते हैं, जो हम सब बहुत ही गलत पढ़ते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। तो मतलब प्रोटीन की खोज जो किया था मुल्डर ने किया था। तो आप कहेंगे कि प्रोटीन की खोज तो हमेशा मैं पढ़ते आया हूँ या पढ़ती आया हूँ कि जॉन बर्जीलियस ने किया, बट खोज एक्चुअली मुल्डर ने किया था। और ये जो नाम है, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम शानू है, आपका नाम संदीप, पूजा, जो भी नाम हो, तो ध्यान दिएगा। तो ये खोज जो किया था वो मुल्डर ने किया था। और अगर बात की जाएगी नामकरण, ये जो नाम है, ये प्रोटीन नाम है, ये नॉमिनेशन जो किया, तो ये नॉमिनेशन किया था वो जे बर्जीलियस, जे का मतलब पूरा नाम जॉन बर्जीलियस ने किया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो जॉन बर्जीलियस ने किया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा कि प्रोटीन का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि प्रोटीन का अर्थ क्या होता है। क्या पूछाएगा भैया कि प्रोटीन का अर्थ क्या होता है। तो प्रोटीन का अर्थ होता है, क्या होता है, सही स्थान। क्या होता है भैया, प्रथम स्थान, फर्स्ट प्लेस। इसका अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान, यानी प्रथम स्थान का मतलब फर्स्ट प्लेस। क्या होता है भैया, फर्स्ट प्लेस। इसीलिए पहला प्लेस मैंने प्रोटीन को ही दिया था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है ये किसके बहुलक होते हैं। तो देखिएगा ये किससे, ये क्वेश्चन पूछाएगा प्रोटीन की इकाई का नाम क्या है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि प्रोटीन की इकाई, अभी ये टेट के पेपर में भी आया था, एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना दिएगा कि प्रोटीन की इकाई किसे कहा गया है। तो प्रोटीन की इकाई का नाम क्या है, यानी प्रोटीन किससे मिलकर बना है। तो आप जानते होंगे, पढ़ते आएंगे बचपन से कि प्रोटीन की इकाई का नाम क्या है, अमीनो अम्ल। यानी कई सारे अमीनो अम्ल मिलके किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है भैया, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर प्रोटीन में एक यूनिट को निकाल देंगे, एक इकाई को निकाल देंगे तो अमीनो अम्ल निकलेगा। इसका मतलब कई सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है भैया, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा ये किसके, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं भैया, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब आपको जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अब हालांकि अब पेपर में अब आने लगा है, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है सबके लिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु श्रृंखला वाले, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु श्रृंखला वाले, ध्यान समझिएगा, लघु श्रृंखला वाले मतलब शॉर्ट चेन, लघु श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल को क्या बोलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, लघु श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल को क्या बोला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, लघु श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल को प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, लघु श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। मतलब शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड, मतलब छोटा सा, देखिए मैं समझाता हूँ, ये अमीनो अम्ल एक है, ये फिर दूसरे चेन बना के तीसरा बनाया, तीसरे जुड़ा चौथा, मतलब शॉर्ट चेन, ज़्यादा बड़ा चेन ना हो, किसका, अमीनो अम्ल का। ये एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा चौथा, तो शॉर्ट चेन, छोटी श्रृंखला वाले या लघु श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। और अगर पूछ लिया जाएगा दीर्घ श्रृंखला वाले, क्या पूछ लिया जाएगा, दीर्घ श्रृंखला वाले यानी लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड, तो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो जब
अमीनो अम्ल की कई सारी चेन्स मिल जाए तो प्रोटीन का निर्माण करेगी, और छोटी सी चेन बने अमीनो एसिड की या अमीनो अम्ल की तो पेप्टाइड बनाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसको लिख ले सकते हैं। सो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड एंड लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड प्रोटीन। और प्रोटीन का जो खोज था किसने किया था? मुल्डर ने किया था। और जो नामकरण है वो किसने किया था? तो जॉन बर्जीलियस यानी जे बर्जीलियस। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी कार्बन पाया जाता है, इसलिए यह एक कार्बनिक पदार्थ है। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान होता है। अच्छा, इसके कार्य अगर पूछेंगे तो इसका कार्य क्या है? तो अब ध्यान से देखिएगा। इसके अगर पूछेगा प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन की अगर बात की जाए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन मतलब कार्य क्या करता है ये हमारी बॉडी में। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सबसे बड़ा क्या होता है? ये शरीर के निर्माण पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? ये शरीर के निर्माण पदार्थ होते हैं। ये शरीर के, जल्दी समझते आइएगा, ये शरीर के निर्माण पदार्थ होते हैं। मैंने बताया था इन्हें शरीर वर्धक बोलते हैं। यानी आप पैदा हुए तो अब छोटे थे, तो आज आप बड़े हुए तो ये कौन बनाया? वृद्धि कौन दिया? बॉडी में ग्रोथ कौन लाया? तो डेवलपमेंट कौन लाया? तो प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व? इसीलिए इसे शरीर वर्धक बोलते हैं। इसीलिए ये शरीर के क्या होते हैं? निर्माण पदार्थ होते हैं। तो ये शरीर के क्या होते हैं भैया? निर्माण पदार्थ होते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए ये साथ साथ इनका और क्या कार्य है? ये अगर मान लीजिए टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं। क्या भैया? ये टूटे फूटे अंगों। अब आपको समझना होगा, अंग अगर बात की जाएगी तो अंग किससे मिलकर बनते हैं? पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? तो पूरी बॉडी, अगर ये एक छोटी सी मैं हाथ ले लूँ तो ये जो अंग है हैंड, तो ये पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिका से। और एक कोशिका से तो मिलकर बनी नहीं है, कई सारे अरबों करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बना है। यानी वी आर मल्टी सेलुलर, हम सब बहुकोशिकीय हैं। तो अंग भी सारे किससे मिलकर बने? सब सारे सेल्स। अगर ये डैमेज होता है यानी यहाँ का सेल्स डैमेज हुआ, तो टूटे फूटे अंगों या बोल सकते हैं कोशिकाओं की मरम्मत करता है। मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, क्योंकि अंग सब सारे किससे मिलकर बने हैं? तो कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बने हैं। तो कोशिकाओं की क्या करता है भैया? ये मरम्मत करता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। जो डैमेज जो सेल्स हो जाती हैं उनको रिपेयर करता है, जिससे फिर बाद में हमारी वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। और इस शारीरिक वृद्धि के लिए बताया था मैंने, इस शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वह कौन सा पोषक तत्व है जो क्या भैया? शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो शारीरिक वृद्धि के लिए क्या होते हैं भैया? उत्तरदायी होते हैं। रेस्पॉन्सिबल मीन्स ए प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो उत्तरदायी होते हैं। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन पूछाएगा सभी जीवों में, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सभी जीवों में प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं। सभी जीवों में प्रोटीन क्या होते हैं भैया? भिन्न होते हैं। तो सभी जीवों में प्रोटीन जो होता है भैया, प्रोटीन जो होता है क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? तो सभी जीवों में जो प्रोटीन होता है भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब डिफरेंस क्यों होता है? कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है भैया? अभी बताया था, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल का क्यों ये प्रोटीन क्यों भिन्न भिन्न होता है? क्योंकि प्रोटीन आप जानते होंगे किससे मिलकर बना है? अमीनो अम्ल से। तो अमीनो अम्ल का क्रम हमें क्या होता है? क्रम क्या होता है? हमेशा क्रम जो होता है इसमें, क्रम जो होता है हमेशा बदलता रहता है। तो यह हमेशा बदलता रहता है। क्या रहता है भैया? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए अब प्रोटीन बिल्कुल जाहिर सी बात है अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है, तो बदलता रहता है ये अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है सभी जीवों में। तो हमारे जो जैसे हम मनुष्य में हमारा प्रोटीन का कुछ अलग ही मतलब कि रोल है, कुछ अलग तरह से इसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन है, और किसी जानवर में अलग है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर पूछे क्यों अगर अलग होता है प्रोटीन सभी जीवों में, क्योंकि अमीनो अम्ल के जो अमीनो एसिड के जो क्रम है, ऑर्डर है, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं? तो मैंने बताया था मुख्य क्या पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? तो आपको पता ही होगा प्रोटीन में मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं।
तो प्रोटीन में मुख्य पोषक तत्व मैंने बताया था अभी किससे मिलकर निर्माण होता है, कार्बन से, फिर हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। अगर पूछा जाएगा कि इसके अलावा कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें विद्यमान होते हैं, तो इसके अलावा प्रोटीन में इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है इसमें, तो इसके अतिरिक्त कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें, तो इसके अतिरिक्त जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके अतिरिक्त जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सल्फ़र। क्या पाए जाते हैं भैया, सल्फ़र। और सल्फ़र का सूत्र क्या होता है, एस। और सल्फ़र का सूत्र क्या होता है, एस। और आप ध्यान से समझिएगा, सल्फ़र को हम गंधक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंधक, क्योंकि ये गंध मारता है। अब ध्यान से देखिएगा, और सल्फ़र का कलर कैसा होता है, पीला होता है। सल्फ़र का कलर कैसा होता है, पीला होता है। सल्फ़र का कलर कैसा होता है भैया, पीला होता है। और ध्यान समझिएगा, जो प्याज काटने पर जो आंसू आते हैं, क्या आते हैं, प्याज काटने पर जो आंसू आते हैं, तो किसके कारण आते हैं, प्याज काटने पर जो आंसू आते हैं वो सल्फ़र के कारण आते हैं, बिकॉज ओनियंस में सल्फ़र पाया जाता है, यानी प्याज में क्या पाया जाता है, तो प्याज में सल्फ़र नामक तत्व पाया जाता है। और सल्फ़र ही क्या होता है, आंसू लाने में जिम्मेदार माना जाता है, आंसू लाने के लिए जिम्मेदार माना गया है इसे। और मतलब और ये सल्फ़र का दूसरा नाम क्या है, गंधक, क्योंकि ये गंध मारता है, इसीलिए देखेंगे जब सड़ता होगा तो आप देखते होंगे प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा पीलापन आता है, पीलापन वो सल्फ़र ही होता है। तो प्याज काटने पर आंसू किसके कारण आते हैं, सल्फ़र के कारण। इसका सूत्र क्या है, एस। इसका दूसरा नाम क्या है, गंधक। ठीक, अच्छा, और बात की जाए और क्या पाया था इसमें, तो दूसरा कौन सा तत्व पाया था इसके अतिरिक्त, तो मुख्य रूप से तो 4 पाया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और 2 अतिरिक्त रूप से पाए जाते हैं। और दूसरा क्या पाया था है, फास्फोरस। दूसरा क्या पाया था भैया, फास्फोरस। इसका फॉर्मूला होता है पी। क्या होता है भैया, फास्फोरस। सल्फ़र अगल बगल भी होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज प्रोटीन का पूरा टॉपिक मैं ख़त्म कर दूंगा, थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा ज़रूर, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये टूटे फूटे जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको रिपेयरिंग करता है, ये शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ये शरीर के निर्माण पदार्थ भी कहलाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो बताया जा रहा है, मनुष्य में पूछा जाएगा, मनुष्य में ध्यान से समझिएगा, मनुष्य में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 20 प्रकार के, कितने भैया, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भैया, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बिल्कुल प्यार से समझिएगा, 20 प्रकार के अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है भैया, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो इनको कितने भागों में डिवाइड किया है, तो इनको 2 भाग में डिवाइड किया है। और पहला का नाम है आवश्यक अमीनो अम्ल यानी एसेंशियल। आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होता है भैया, एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर बात की जाएगी दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा जो होता है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है, यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल। समझ जाएंगे, अनावश्यक अमीनो एसिड यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब आपको लग रहा होगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। अनावश्यक तो लगता होगा अनावश्यक जिसकी वह अमीनो अम्ल जिसको शरीर में आवश्यकता नहीं है, तो जब आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक, और जिसकी आवश्यकता है तो वह आवश्यक अमीनो अम्ल। ऐसा नहीं है। अनावश्यक का मतलब क्या होता है, ये शरीर में स्वतः बनते रहते हैं। क्या होते हैं, ये शरीर में, क्या भैया, शरीर में स्वतः बनते रहते हैं। शरीर में ये क्या होते रहते हैं भैया, स्वतः ये फॉर्म होते रहते हैं, स्वतः बनते रहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये शरीर में क्या होते हैं, स्वतः बनते रहते हैं। तो वह अमीनो अम्ल, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह अमीनो अम्ल जो शरीर में स्वतः बनते रहते हैं, अपने ऑटो फॉर्मेशन होता है इसका, तो वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और जिनको हमें खाद्य पदार्थ से लेने की आवश्यकता पड़ती है, वह अमीनो अम्ल जो हमें, देखिए और अच्छे समझा दूँ तो क्या होगा, जो हमें, ध्यान समझिएगा, जो हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी खाद्य पदार्थों का मतलब खाने वाले पदार्थों से क्या होता है भैया, खाने वाले पदार्थों से प्राप्त होता है। तो वे अमीनो एसिड जो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है वो आवश्यक अमीनो अम्ल यानी आवश्यकता हमें, तो आवश्यकता है, तो आवश्यकता यानी तभी हमें आवश्यकता यानी हम कोई चीज़ खाएंगे तो उसकी आवश्यकता होती है। जैसे रोटी खाएंगे, चावल, दाल, तो इसकी आवश्यकता है, तो जब खाएंगे तभी हमें ये आवश्यक अमीनो एसिड मिलेंगे। और जिसकी आवश्यकता ही नहीं, मतलब जो शरीर में खुद ही बन रहे हैं, तो बॉडी में खुद बन रहे हैं, तो आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता है, इसीलिए अनावश्यक, नॉन एसेंशियल
एसेंशियल। तो आप समझ रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा इनकी जब 20 होते हैं तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो ध्यान से समझिएगा। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या भी कितनी है, 10 है, और अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या भी कितनी है, 10। अभी बताई जा रही है 21वां और 22वां अमीनो अम्ल पूरी तरह से नहीं उसको वरीयता दी गई है, लेकिन ये रिसर्च लगभग होने के कगार पे है। तो ये जब आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मुख्यतः जो मतलब ह्यूमन के बॉडी में पाया गया है तो 20 ही होते हैं, 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा टफ और आएगा, तो समझिएगा। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्वेश्चन पूछाएगा, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। दूसरे का क्वेश्चन बनेगा एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। अर्ध आवश्यक मतलब, अर्ध मतलब सेमी और आवश्यक मतलब एसेंशियल। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछाएगा अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में हमेशा आता भी रहा है, तो पेपर टफ रहेगा तो पूछा आएगा। तो वो कौन कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, तो 2 ही होते हैं। एक होते हैं आर्जिनिन, एक क्या होते हैं भैया, फर्स्ट वन इज़ आर्जिनिन, द सेकेंड वन इज़ हिस्टिडीन। सेकेंड क्या होता है भैया, हिस्टिडीन होता है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, वह अमीनो अम्ल जिसको ज़्यादा आधा आवश्यकता होती है, आधी मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। 2 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला आर्जिनिन होता है और दूसरा क्या होता है, हिस्टिडीन होता है। तो ये इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और क्वेश्चन पूछा गया था गंध युक्त अमीनो एसिड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक बार पेपर में पूछा जाता है गंध युक्त अमीनो एसिड। क्या पूछाएगा भैया, गंध युक्त अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछाएगा, गंध युक्त अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो गंध युक्त अमीनो अम्ल जो होते हैं वो मेथियोनिन होते हैं। क्या होते हैं भैया, मिथियोनिन। क्या होते हैं, मिथियोनिन। और क्या होते हैं भैया, मिथियोनिन के साथ साथ होते हैं सिस्टीन। तो गंध युक्त अमीनो अम्ल की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। एक क्या होता है मिथियोनिन और एक क्या होती है सिस्टीन। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला क्या होता है आर्जिनिन और दूसरा क्या होता है हिस्टिडीन। और ये गंध युक्त में कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं भैया, गंध युक्त अमीनो एसिड में तो मिथियोनिन और सिस्टीन होते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर बात की जाए, अच्छा अब इसमें बात पेपर में जो पूछा जाता है कि किन में कौन कौन से, किन पदार्थों में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपको लिखना है। इधर मैं आपको लिखूंगा स्रोत और इधर लिखूंगा प्रोटीन का नाम। क्या लिखूंगा, स्रोत और प्रोटीन का नाम। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो प्रोटीन का ये टॉपिक आपका चलता हुआ देखिएगा। इधर मैं लिखूंगा सोर्सेज यानी स्रोत जिसे बोलते हैं, और इधर लिखूंगा प्रोटीन का नाम। तो बिल्कुल अच्छे से समझते जाइएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ये क्या है, प्रोटीन का इधर क्या लिख रहा हूँ, नाम। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाल, नाखून, और देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्रोत कौन कौन से, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, और सींग हो गया। क्या हो गया, जानवरों के सींग हो गए, और जानवरों के जो खुर होते हैं, जानवरों के सींग व जानवरों के खुर। तो जानवर के सींग, जानवरों के सींग और जानवरों के खुर। तो देखिए बाल में, चाहे हमारे मनुष्य के बाल में या हमारे नाखून में, और जानवरों के सींग, जानवरों के सींग व खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है भैया। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारे मनुष्य के बाल, मनुष्य के नाखून, जानवरों के सींग और जानवरों के खुर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है दूध में। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो समझिएगा ध्यान से, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो, आप समझिए क्या है, दूध में जो पाई जाती है प्रोटीन, उसमें 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो समझिएगा कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। पहली जो होती है, ध्यान समझिएगा, पहली जो होती है केसीन प्रोटीन। मुख्यतः कौन सी, अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मुख्यतः केसीन प्रोटीन पाई जाती है।
कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और केसिन प्रोटीन के कारण ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, स्टार बना दीजिएगा। दूध का रंग सफ़ेद, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का रंग देखते होंगे सफ़ेद होता है, तो जानते हैं किसके कारण होता है? ये जो दूध में पाई जाती है प्रोटीन, तो इसका नाम क्या है? केसिन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसिन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क एंड दिस केसिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग ऑफ मिल्क इज वाइट। मतलब दूध का रंग सफ़ेद करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी प्रोटीन होती है? तो केसिन प्रोटीन होती है। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा मुख्यतः कौन सी पाई जाती है। मुख्यतः का मतलब इसमें कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट होगा, तो ये दूध में 80% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल रहा होगा आपको, 80% पाई जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, दो और कौन से पाए जाते हैं? तो एक होता है लेक्ट एल्ब्यूमिन, क्या नाम है भैया? लेक्ट एल्ब्यूमिन। दूसरा कौन सा होता है? लेक्ट एल्ब्यूमिन। और दूसरा क्या होता है? लेक्ट का मतलब ये होता है मिल्क, लेक्ट एल्ब्यूमिन। और लेक्ट एक थोड़ा सा लेक्ट ग्लोबिनिन, क्या है? लेक्ट ग्लोबिनिन। क्या नाम होता है भैया? लेक्ट ग्लोबिनिन। ये दोनों जो होते हैं ये 80% हो गया, तो ये कितने परसेंट अमाउंट में पाते हैं? 20% पाते हैं। और लेक्ट का संबंध किससे होता है? दूध से होता है। जैसे आप जानते होंगे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो दूध में पाए जाने वाला अम्ल का नाम लैक्टिक अम्ल है। और दूध की शुद्धता मापा किससे आता है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है भैया? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी लैक्ट आया, यहाँ भी लैक्ट आया, तो लैक्ट का संबंधी भी क्या होता है? दूध होता है। तो लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्ट ग्लोबिनिन ये 20% में पाई जाती है दूध में। तो कितना हो गया? 80-20 100%। मुख्यतः क्या पाई जाती है? केसिन प्रोटीन, जो क्या करता है? दूध का कलर वाइट करता है। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूं, केसिन अगर पूछा किस प्रकार की प्रोटीन है, तो ये किस प्रकार की प्रोटीन है भैया? तो ये एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन है। किस प्रकार की प्रोटीन है भैया? तो ये दिस इज द फास्फोप्रोटीन। अब फास्फो का मतलब ही समझ रहे होंगे, यानी इसमें क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैं बताया था मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में, और अन्य इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है? सल्फर और फास्फोरस। और फास्फोरस क्या करते हैं? हड्डी क्या करते हैं? मजबूत। हड्डी को क्या करते हैं? मजबूत। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे दूध का सेवन जरूर करें, इससे हड्डी इनकी क्या होगी? मजबूत होगी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर बात की जाए कि मानव रक्त में, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल एक करके समझिएगा कि मानव रक्त में कितने प्रोटीन पाए जाती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर बात की जाए मानव रक्त में, तो मानव रक्त में जो होती हैं 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है भैया? तो 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। समझिएगा ध्यान से, कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? 4 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है। अब समझिएगा पहला कौन सा होता है? समझिएगा पहला क्या होता है? पहला होता है एल्ब्यूमिन। पहले क्या होती है भैया? एल्ब्यूमिन। अब देखिए दूध में लेक्ट एल्ब्यूमिन था, ये समझिएगा ध्यान से। पहला क्या होता है? एल्ब्यूमिन। दूसरा क्या होता है? ग्लोब्यूलिन। दूसरा क्या होता है? ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। दूसरा क्या होता है? ग्लोब्यूमिन। और तीसरा क्या होता है? आपने नाम सुना होगा फाइब्रिनोजन। तीसरा क्या होता है भैया? तो तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। तीसरा क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है। और चौथा क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। चौथा क्या होता है भैया? ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर दूं। ठीक, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिएगा पहला क्या होता है? एल्ब्यूमिन। दूसरा क्या होता है? ग्लोब्यूमिन। तीसरा क्या होता है? फाइब्रिनोजन। और चौथा क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा क्या है। अब ये जो 2 प्रोटीन है, ध्यान से समझिएगा, ये अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसकी अगर कमी हो जाएगी तो अगर ये इसकी कमी हो जाए तो जो हमारे
जो हमारे ब्लड बहते हैं, जानते हैं कि ब्लड वेसल्स में बहते हैं, यानी रुधिर वाहिनी बहते हैं। रुधिर वाहिनी, वाहिनी मतलब वाहन, जो वाहन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वैसे रुधिर वाहिनी मतलब रुधिर को ले जाने वाला वाहन। यानी इसी कमी से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियाँ फट जाएंगी। तो रुधिर वाहिनी क्या हो जाएगी भैया, तो रुधिर वाहिनी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और भैया समझिएगा, रुधिर वाहिनी अगर फट गई तो ब्लीडिंग अंदर ही हो जाएगी और तुरंत उस व्यक्ति को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक, ब्लड बहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसे प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं, रुधिर का थक्का जमाने में काम करते हैं। इसमें इनका काम क्या है, रुधिर का थक्का बनाने में, थक्का मतलब क्लॉट करने में, जमाने में, थक्का मतलब जमाने में। तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन से होते हैं, तो रक्त में जो पाए जाते हैं, तो रुधिर में पाए जाने वाले सहायक प्रोटीन जो रुधिर का थक्का यानी क्लॉट करते हैं, जमाते हैं, तो कौन कौन से, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हमारे फट जाएंगे और इंटरनल ब्लीडिंग के बाद व्यक्ति ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा उसका। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूं कि रक्त में मानो देखिए अंडे में भी, तो अंडे में भी ध्यान से देखिएगा, अंडे में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया, तो अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, एल्ब्यूमिन। इसीलिए क्या होता है, ये प्रोटीन बहुत, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये हमारे किसके लिए, हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसीलिए बहुत लोग को देखा होगा आपने कि शैम्पू में अधिकतर यही होता है कि अंडे मिले होते हैं और बहुत लोग सीधा अंडा ही लगाते हैं किसमें, बालों में, जिससे बाल शिकाकाई हो और बालों की जो जड़ है, हेयर रूट, वो बहुत स्ट्रांग रहे, तो क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इतना नॉलेज आपको मिल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, गेहूं में क्वेश्चन क्या पूछा गया था भैया कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, गेहूं में जो पाई जाती है, दो प्रोटीन पाई जाती है, नाम क्या है, ग्लूटिन। गा से गेहूं तो गा से ग्लूटिन, तो गा से गेहूं तो गा से ग्लूटिन। अब ध्यान दीजिएगा, ग्लूटिन के कारण ही देखिएगा, ग्लूटिन की मात्रा अगर क्या हो भैया, ग्लूटिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो और अगर ग्लूटिन की मात्रा गेहूं में, अगर गेहूं में ज़्यादा मात्रा हो, गेहूं में कम हो, तो अगर गेहूं में ग्लूटिन की मात्रा अगर क्या हो भैया, ज़्यादा हो, तो क्या होगा, गेहूं सख्त होगा। तो इस पर भी निर्भर करता है। तो गेहूं का सख्त और गेहूं का नरम होना भी किस पर निर्भर करता है, गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटिन के कारण, ग्लूटिन प्रोटीन के कारण। और गेहूं में अगर ग्लूटिन की मात्रा अगर कम हो तो ये क्या होगा, नरम गेहूं होगा। क्या होगा भैया, नरम गेहूं होगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। यही कारण है आशीर्वाद आटे में ये ग्लूटिन की मात्रा कम होती है, इसीलिए बहुत ही तुरंत ही वो खा ली जाती है। वो तुरंत ही देखते हैं कि जब तोड़ते हैं तो तुरंत टूट जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा अगर पूछा गया था, ये एग्जाम में आ चुका है ये भी, दूसरा क्वेश्चन, दूसरी कौन सी प्रोटीन पाई थी, दूसरा प्रोटीन पाया जाता है वो होता है ग्लाइडिन। कौन सी होती है, गा से गेहूँ तो गा से ग्लाइडिन और गा से ग्लूटिन। तो गेहूं में दूसरा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लाइडिन पाया जाता है। मेनली क्या पाया जाता है, मुख्यतः ग्लूटिन पाया जाता है। ग्लूटिन ही जिम्मेदार होता है गेहूं को सख्त बनाने में और नरम बनाने में। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया था भैया, तो मक्के में हमेशा याद रखिएगा, मक्के में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मक्के में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था चावल में, किसमें भैया, अब देखिए चावल में कोई, अब चौंक गए होंगे, चावल में भी प्रोटीन पाई जाती है। चावल में तो स्टार्च पाया जाता है, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बट इसके अतिरिक्त माइनर सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम, बहुत मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। तो चावल में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है, ओराइजिन। क्या होता है भैया, ओराइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, रेशम में मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो रेशम, एक क्वेश्चन आप हमेशा पूछा था कि रेशम का अध्ययन किस में करते हैं, तो रेशम का अध्ययन हमेशा किस में करते हैं भैया, रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर में करते हैं। किस में करते हैं भैया,
किस में करते हैं, सेरिकल्चर। रेशम पालन का अध्ययन किस में करते हैं, रेशम पालन किस में करते हैं, तो रेशम पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में करते हैं। तो रेशम में भी 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो रेशम में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहले प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रोइन। पहले प्रोटीन का नाम क्या भैया, फाइब्रोइन। तो फर्स्ट प्रोटीन नेम इज फाइब्रोइन। लगभग कितना परसेंट में पाया जाता है, 80% में पाया जाता है। और बचा क्या, बचा दूसरा, यानी बचा कितना 20%, और बचा जो दूसरा 20%, तो ये कितना कौन सा पाया जाता है, सेरिसिन। तो रेशम में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो रेशम में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहले का नाम है फाइब्रोइन। तो मुख्यतः क्या पाया जाता है भैया, तो फाइब्रोइन नियर अबाउट 80-100, एंड दूसरा क्या पाया जाता है, तो सेरिसिन नियर अबाउट 20%। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और रेशम का अध्ययन किस में करते हैं, सेरिकल्चर में करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि डीएनए हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, डीएनए। और दूसरा मुख्य इंपॉर्टेंट क्या होता है, गुणसूत्र। ध्यान से बताइएगा, डीएनए और गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान से समझिएगा, डीएनए और गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता रहा है। अच्छा, क्वेश्चन और पूछाएगा, और क्या क्वेश्चन पूछाएगा, चुकंदर में। और बचा क्या, चुकंदर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान से समझिएगा, चुकंदर में विटालिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया, तो चुकंदर में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, विटालिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है चुकंदर में, तो विटालिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और चुकंदर का कौन सा भाग खाते हैं हम, तो चुकंदर का जड़ वाला भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं भैया, जड़ वाला भाग खाते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बीट रूट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट रूट। और बीट रूट का मतलब ही क्या होता है, जड़। बीट रूट बोला जाता है इंग्लिश में चुकंदर को। और चुकंदर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो विटालिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना ही भूल गया, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरहर के दाल में, किसमें भैया, अरहर के दाल में, अरहर के दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान से समझिएगा, अरहर के दाल में प्रोलैमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भैया, प्रोलैमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अरहर की दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोलैमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और अगर बात की जाए और क्या बात की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन के स्रोत के बारे में बात कर लें। किसके बारे में बात कर लें, प्रोटीन के स्रोत के बारे में। तो वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ पूरी तरह से कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो आज आपका एक डाउट, एक सबसे बड़ा भ्रम में रहने वाला डाउट मैं पूरा दूर कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन के स्रोत क्या भी है, प्रोटीन के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, किनमें कितना परसेंट में और कौन कौन सा पाया जाता है प्रोटीन, कितना परसेंट में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान से देखिएगा, स्पाइरुलिना। किसमें भी है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, तो आप जानते होंगे, स्पाइरुलिना एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। शैवाल का कॉमन नेम क्या है, काई। कॉमन नेम क्या है भैया, इसका काई है। समझिएगा ध्यान से, स्पाइरुलिना में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा 65% पाया जाता है। 65% प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं घटते हुए क्रम में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, स्पाइरुलिना में। ये सबसे ऊपर जो इसका मुंह खुला होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और आपने सोयाबीन, तब अब आइएगा सोयाबीन पे, तो आप जान जाइएगा सबसे ज़्यादा सोयाबीन में नहीं, सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है प्रोटीन, तो स्पाइरुलिना। और स्पाइरुलिना को ही क्या बोलते हैं भैया, भविष्य का भोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, भविष्य का भोजन। तो समझिएगा, तो क्वेश्चन पूछाएगा भविष्य का भोजन किसे बोला गया है, तो भविष्य का जो भोजन है वो किसे बोला जाता है, तो स्पाइरुलिना को बोलते हैं। दूसरा बात क्या आएगी, सोयाबीन। और इसी में बात की जाएगी राजमा। तो सोयाबीन और राजमा कि कितना परसेंट में पाई जाती है प्रोटीन, तो ये पाया जाता है नियर अबाउट 46%। कितना पाया जाता है भैया, 46% पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछो कि स्पाइरुलिना को और क्या बोला गया है। क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्या ले आते हैं भैया, तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं भोजन के रूप में, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्या ले आते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में स्पाइरुलिना ही ले आते हैं। सोयाबीन राजमा में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 46% पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा,
फिर अगर बात की जाए कि दाल में कितना भैया, दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दालों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, तो दालों में 26% प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है भैया, 26% प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान से समझिएगा। और मांस मछली में, इसके बाद बात की जाए किसमें भैया, मांस मछली में, किसमें, मांस में और किसमें, मछली में। तो मांस मछली में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 22% पाया जाता है। और अब बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क में, पनीर में, ठीक, तो मिल्क पनीर में ये कितना परसेंट, इसमें कितना पाया जाता है, तो इसमें 12% प्रोटीन पाई जाती है। तो कितना परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 12% प्रोटीन पाई जाती है। राजमा वह कौन सा अंग है जिसका आकार राजमा जैसा होता है, तो किडनी का आकार लगभग माना गया किसके आकार का होता है, तो किडनी का जो आकार होता है वो किसके ऐसा होता है, बिल्कुल राजमा जैसे आकार के होते हैं, यानी किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है किडनी की। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरा आपको समझ में आया होगा ये पूरा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये प्रोटीन के स्रोत भी हो गया आपका। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो प्रोटीन की क्या भैया, कमी से, ये लास्ट टॉपिक है इसका, प्रोटीन की कमी से होने वाला क्या रोग। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं मुख्यतः कितने रोग होते हैं भैया, 2 रोग होते हैं। पहले का नाम क्या है, क्वाशियोरकर। पहले का नाम क्या है भैया, क्वाशियोरकर। पहले का नाम क्या है, क्वाशियोरकर। और दूसरे का नाम क्या है भैया, मरेस्मस। दूसरे का नाम क्या है, मरेस्मस। दूसरे का नाम क्या है भैया, मरेस्मस नाम है। तो समझिएगा क्वाशियोरकर क्या होता है, इससे क्या कौन प्रभावित होता है भैया, तो बच्चे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चों की सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए प्रोटीन की अमाउंट ना मिल पाने से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। तो क्वाशियोरकर से कौन प्रभावित होता है, तो बच्चे प्रभावित होते हैं। क्वाशियोरकर, श्योरकर से निकल रहा है सिकुड़कर, क्या निकला है भैया, सिकुड़कर। यानी अगर हम सब सिकुड़ जाएंगे और ख़ास तौर से बच्चे सिकुड़ जाएंगे तो क्या लगेगा, हम सब दुबले पतले हो जाएंगे। तो बच्चा क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है। क्या होता है भैया, दुबला पतला, शरीर दुबला पतला हो जाता है। समझिएगा ध्यान से, शरीर क्या होता है, दुबला पतला होता है। और क्या होता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। क्या होता है, पेट बाहर की ओर आ जाता है, बाहर की ओर निकला होता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। तो समझिएगा, पेट बाहर की ओर निकल जाता है तो शरीर दुबला पतला है, कितना ख़राब बीमारी है। इसी को हम बोलते हैं, क्वाशियोरकर को ही बोलते हैं कुपोषण। तो कुपोषण किस रोग को बोला गया है, कुपोषण किस रोग को बोला गया भैया, क्वाशियोरकर को बोला गया है। कुपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन, यानी उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन में किसकी कमी है भैया, प्रोटीन की कमी है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मरेस्मस, माँ से मरे और मर जाता है व्यक्ति, तो क्या होता है, क्या होते हैं, हड्डी की वो स्किन क्या होती है, लटक जाती है। तो यानी माँ से मरे, तो माँ से मांसपेशियाँ, तो मांसपेशियाँ क्या होने लगती है भैया, तो मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं। मांसपेशियाँ क्या होने लगती है भैया, सिकुड़ने लगती, क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। समझिएगा ध्यान से, मांसपेशियाँ क्या होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। और क्या इसका सबसे बड़ा कारण है, मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगेगी और बच्चे को क्या होगा, बच्चे को थकान लगी रहेगी। हमेशा क्या होगा, बच्चे को क्या होगी, थकान लगी रहेगी। ध्यान समझिएगा। और इससे कौन प्रभावित होते हैं, बच्चे के साथ साथ कौन प्रभावित होते हैं, बच्चे के साथ साथ गर्भवती महिला भी प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होती है, गर्भवती महिला। अब बोलेंगे गर्भवती महिला क्यों प्रभावित होती है, क्योंकि उसको अपने बॉडी के लिए, महिला को तो अपने शरीर के लिए तो आवश्यकता ही है, साथ साथ वो गर्भवती है, तो उसको प्रेग्नेंट है, तो उसको अपने बच्चों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। और उस समय अगर ना मिल पाए तो ये चपेट में आ जाएंगी। तो मरेस्मस से बच्चे के साथ गर्भवती महिला प्रभावित होती है। तो माँ से मरे तो मांसपेशियाँ क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती हैं। और बच्चा क्या को थकान लगती है। और बच्चा जैसे लगता है बच्चा क्या हो गया है, उम्रदराज, बच्चा उम्रदराज पहले से लगने लगता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा आपको टॉपिक। अब एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता हूँ, जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोला गया जाता है। तो शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं, नाइट्रोजन युक्त। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, समझिएगा। शरीर में नाइट्रोजन युक्त
लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो वेस्टेज मटेरियल मतलब अपशिष्ट पदार्थ का मतलब नाइट्रोजन बेस्ड वेस्टेज मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यानी नाइट्रोजनस बेस वेस्टेज मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो यूरिया होता है, क्या होता है भैया, यूरिया होता है, और क्या होता है, अमोनिया होता है। तो यूरिया होता है और क्या होता है, अमोनिया होता है। तो शरीर में नाइट्रोजन युक्त वेस्टेज मटेरियल क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया और अमोनिया। यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मतलब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है यूरिया और अमोनिया में। जब ये वेस्टेज जब इसके अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं यानी वेस्टेज मटेरियल बचता है तो वो किस रूप में आता है, हमारे यूरिया और अमोनिया के रूप में। इसको हम उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग के माध्यम से हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नाइट्रोजन किसके विघटन से बनता है, तो मैंने बताया था प्रोटीन के मुख्यतः क्या किससे मिलकर बना है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। एन फॉर क्या बताया था, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के विघटन से देखिएगा, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, नाइट्रोजन किससे बनता है, तो जब प्रोटीन का विघटन होता है, किसके विघटन होता है भैया, प्रोटीन जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा भाई, सीधी सी बात है नाइट्रोजन में टूटेगा। तो प्रोटीन के विघटन से किसका निर्माण होता है, ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन के विघटन से, विघटन मतलब डिग्रेडेशन से, विघटन से किसका निर्माण होता है, तो नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।